हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसका हम ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, यानी सभी बीमारी का एक उपचार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेनेसिया। पेनेसिया का हिंदी होता है रामबाण। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अ पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ वुमेन इज कॉल्ड डैश, यानी एक ऐसा पुरुष जो कि महिला की तरह बर्ताव करता है या फिर महिला की तरह गुण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एफिमिनेट। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वन इज नोन एज, यानी एक ऐसी कविता जो कि किसी प्रिय व्यक्ति के मौत पे लिखी जाती है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि द गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड डैश, यानी एक ऐसी सरकार जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाती है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो उसको कहा जाता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हिंदी होता है प्रजातंत्र। सो ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रेसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर कॉल्ड डैश, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है कलिग्स। कलिग्स का हिंदी होता है सहकर्मी। जैसे मान लीजिए अगर दो लोग हैं और दोनों लोग सेम ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनको कह सकते हैं कि ये दोनों कलिग्स हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि रिटन स्टेटमेंट और ओथ इज एंड डैश, यानी एक ऐसा पत्र जिस पर शपथ लिखा होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं एफिडेविट। एफिडेविट का हिंदी होता है शपथ पत्र। सो ऑप्शन नंबर सी एफिडेविट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि चाइल्ड हुज पेरेंट आर डेड इज डैश, यानी एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता नहीं होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्फन। ऑर्फन का हिंदी होता है अनाथ, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, यानी यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इसके लिए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो सेंटेंस कहता है कि अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स अ रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो रेडियो या फिर टीवी के प्रोग्राम को करता है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं एंकर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज इज अ डैश, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि नोबल कॉज यानी महान कार्य के लिए मरता है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है मार्टियर, जिसका हिंदी होता है शहीद। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि अ प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड डैश, यानी जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो एक जगह बनाया होता है जहाँ पे हम अपने लगेज को यानी अपने सामान को रख सकते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में क्लोक रूम कहा जाता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। अब यहाँ पे एक हमें सेंटेंस दे रखा है और इसके लिए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। सेंटेंस क्या बोलता है कि फिट टू बी चूजन, मतलब चुने जाने के लिए योग्य। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एलिजिबल। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि द स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी सिक्कों की पढ़ाई को क्या बोलते हैं। तो सिक्कों की जो पढ़ाई होती है यानी स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है, उसको हम लोग न्यूमिमैटिक्स बोलते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि गवर्नमेंट बाय रिच एंड पावरफुल क्लास इज कॉल्ड डैश, यानी एक ऐसी सरकार जो कि अमीर और पावरफुल लोगों के द्वारा चलाई जाती है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि मैटर रिटन बाई हैंड इज कॉल्ड डैश, यानी ऐसी चीज जो कि हाथ से लिखी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है मेन्यू स्क्रिप्ट, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी एक ऐसा कार्य जो कि कानून के द्वारा करना गलत होता है या फिर मना किया गया होता है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, क्योंकि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि दैट विच कैनॉट बी डिफीटेड, यानी जिसको हराया नहीं जा सकता, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय।
जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि गवर्नमेंट बाय द नोबल्स इज कॉल्ड डैश, यानी एक ऐसा सरकार जो कि नोबल्स यानी बहुत ही अमीर लोगों के द्वारा चलाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी, जो कि हमने ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि बिलोंगिंग टू द सेम कंट्री एंड हैविंग सेम इंटरेस्ट एंड फीलिंग, यानी जब कोई दो या फिर दो से ज़्यादा व्यक्ति सेम ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, यानी एक ही देश से बिलोंग करते हैं, और उनका इंटरेस्ट और उनकी जो फीलिंग अपने देश के प्रति वो सेम होती है, तो वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे लोग जो कि सेम देश से होते हैं और उनकी इंटरेस्ट और फीलिंग जो है वो सेम होती है, वैसे लोगों को हम लोग कॉम्पैट्रिएट कहते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि पब्लिक सेल इन विच आर्टिकल्स आर सोल्ड टू हाईएस्ट बीडर्स, यानी एक ऐसा सेल जो कि पब्लिक में होती है, यानी खुलेआम होती है, यहाँ पे किसी भी चीज़ को बेचा जाता है और उसकी बोली लगती है, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसी को वो चीज़ बेच दिया जाता है। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसा जो सेल होता है उसको हम लोग इंग्लिश में ऑक्शन कहते हैं, और इसका मतलब होता है नीलामी, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि डिजीज विच इज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, यानी एक ऐसी बीमारी जो कि कॉन्टैक्ट में आने से या फिर छूने से फैलती है, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्टेजियस डिजीज, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, यानी जो नए नए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूलोगिज्म, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि अ फील्ड और अ पार्ट ऑफ अ गार्डन वेयर फ्रूट ट्री ग्रो इज कॉल्ड डैश, यानी बगीचे का वो हिस्सा जहाँ पे फल की खेती होती है उस हिस्से को क्या कहते हैं? तो देखिए, बगीचे का वो हिस्सा जहाँ पे फल लगाया जाता है उसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्चर्ड कहते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑर्चर्ड को हम लोग हिंदी में फल वाटिका भी कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि वन हु इज लाइकेबल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि सबके द्वारा पसंदीदा होता है या पसंद किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है एमिएबल। एमिएबल का हिंदी होता है सुशील या फिर सौम्य। सो ऑप्शन बी एमिएबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि अ फॉल्ट दैट मे एबल फॉरगिवन, यानी एक ऐसी गलती जो माफ़ी के योग्य होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है विनायल। विनायल का मतलब होता है क्षम्य। सो ऑप्शन नंबर ए विनायल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, यानी एक ऐसी भाषण जो कि बिना किसी तैयारी की ही दी जाती है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सटेम्पोर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि मैटर रिटन बाई हैंड। अब देख सकते हैं कि ये जो सवाल है वो दोबारा फिर से रिपीट हो रहा है। तो जैसा कि आपने पहले सुना होगा कि ऐसी चीज़ जो कि हम लोग हाथों से लिखते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेनू स्क्रिप्ट, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, यानी एक ऐसी सरकार जो कि एक व्यक्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का हिंदी होता है तानाशाह, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि पब्लिक शो ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जब वस्तुओं को सबके सामने दिखाया जाता है, पब्लिक में दिखाया जाता है, तो वैसे शो को हम क्या बोलते हैं? तो वैसे शो को इंग्लिश में एग्जीबिशन कहा जाता है, और एग्जीबिशन का हिंदी होता है प्रदर्शनी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, यानी दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति जब एक ही समय पे होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्टेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का हिंदी होता है समकालीन, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि वन हु लव्स वन कंट्री, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से बहुत प्रेम करता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है पैट्रियोट। पैट्रियोट का हिंदी होता है देशभक्त, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, यानी मानवीय मामलों पर नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का हिंदी होता है ज्योतिषी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि स्पीकिंग अलाउड वाइल एलोन, यानी जब आप अकेले में होते हैं और बहुत ही तेज में यानी जोर से चिल्ला के बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है सोलिलोक्वी।
सोलंकी का मतलब होता है स्वभाषण, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, यानी एक ऐसी सरकार जो कि ऑफिशियल्स यानी ऑफिसर्स के द्वारा चलती है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का हिंदी होता है नौकरशाह, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सारी भाषाओं को जानता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है लिंग्विस्ट, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी जब किसी की जीवनी कोई और व्यक्ति लिखता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है बायोग्राफी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 में है कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी मनुष्य जाति के विज्ञान को हम क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप, यानी जब किसी समुदाय का खात्मा इंटरनेशनल लेवल पे होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है जीनोसाइड, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वीमेन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि महिलाओं के वेलफेयर यानी भलाई के बारे में सोचता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है फेमिनिस्ट, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। सो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि सडन रश ऑफ विंड, यानी जब हवा का तेज झोंका आके चला जाता है तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है गस्ट। गस्ट का मतलब ही होता है हवा का झोंका, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर समाप्त। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख के जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।